नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मुकेश चंद्राकर के सिर में चोट के 15 निशान मिले हैं। इसके अलावा लीवर के 4 टुकड़े किए गए हैं। इसी के साथ 5 पसलियों को भी तोड़ा गया है। आरोपियों ने पत्रकार के सीने पर भी वार की। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार मुकेश चंद्राकर का हार्ट फटा हुआ था। पिटाई के दौरान आरोपियों ने पत्रकार के हर हिस्से पर किसी भारी हथियार से वार किया। जिस डॉक्टर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई। उनका कहना है कि हत्या करने से पहले मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से पिटाई की गई। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पत्रकार की हत्या करने वाले 2 या 2 से ज्यादा हमलावर हैं। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन भी सरकार ने कर दिया है। आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। फोरेंसिक टीम साइंटिफिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना की जाँच कर रही है। की टीम जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, फिर चालान पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार न्यायालय से स्पीड ट्रायल की मांग करेगी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर पुलिस और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित स्पेशल एसआईटी टीम ने हत्या के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। रविवार देर रात टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तारी की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पीने की है। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर ने कई समाचार चैनलों के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया था। मुकेश एक यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन चलाते थे, जिसके लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। मुकेश चंद्राकर उस समय सुर्खियों में आए जब अप्रैल 2021 में बीजापुर के तकलगुड़ा नक्सली हमले के बाद नक्सलियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना के बाद तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने मुकेश चंद्राकर को और पूरी मध्यस्थ टीम से मुलाकात की। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। एक और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की जांच 4 हफ्तों में पूरा करने के साथ चालान पेश करते हुए स्पीड ट्रायल कराने की बात कही है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री सहायक के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने मामले में आरोपी सुरेश चंद्राकर को अब तक पार्टी से नहीं निकाले जाने पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में चल रही जांच और कार्रवाई के संबंध में अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पत्रकारिता के लिए स्वतंत्र स्वरूप के लिए भी एक गंभीर आघात है। प्रदेश सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर जांच कर रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का ये पूरा मामला है। यह जो फोटो वायरल हो रही है ये 2021 का है, जब बीजापुर जिला ठेकेदार संघ का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजापुर जिले के सभी ठेकेदार वहां उपस्थित थे। सर्वसम्मति से इन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उस समय सभी ने उनका स्वागत सत्कार किया था। उस समय हमने भी उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। उस समय का यह फोटो है। और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो निराधार है, तथ्यहीन है। देखिए, एक चीज है, विधानसभा में मामला कवासी लखमा ने उठाया था कि एक पुलिया है बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के निर्माण कर दिया, और उसके बाद ईडी के नोटिस हो गई।
कल ईडी कार्यालय गए थे। 5 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने खबर छापी और तीसरे चौथे दिन उसकी हत्या हो गई और उसके टंकी में डाल दिया गया। मुकेश चंद्राकर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बीजापुर गया, कितने बार उससे मुलाकात, बहुत साहसी या दुस्साहसी कहा जाए, अंदरूनी क्षेत्रों में जाके खबर लाना। और जिस प्रकार से जब कोबरा बटालियन के हमारे कमांडो के जब वो अपहरण हुआ था तो मध्यस्थता करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। वो जाके उसको छुड़वा के लाए। तो ऐसे देशभक्त जो थे, समाज की सेवा भी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन अपने प्राणों बाजी लगाकर उन्होंने किया। तो कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा, यहाँ सुरक्षित नहीं है। मुझे भी आज समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद ये पत्र मैंने देखा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 29 अप्रैल को 2024 को जारी किया हुआ ये पत्र है, जिसमें कांग्रेस के अधिकारी ने मुकेश चंद्राकर जी को और उनके साथ 2 अन्य पत्रकारों का बहिष्कार किया। मतलब मैंने जीवन में पहली बार देखा भैया, इसमें पत्रकारों का बहिष्कार किया और उस पर कहा भी है कि वो जो स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी हैं उसके विरुद्ध छाप रहे हैं और अन्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। अभी किसके विरुद्ध छाप रहे थे वो, किसके विरुद्ध उन्होंने रोड का विषय उठाया था? मतलब विचित्र बात है, अजीब दादागिरी है और अजीब स्थिति है। और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो भैया जांच तो सरकार कर ही लेगी, जांच प्रशासन कर ही लेगा, उसमें आपकी मांग की भी आवश्यकता नहीं और आप कहोगे नहीं कहोगे उससे भी कोई लेन देन नहीं। सारी बातों की घोषणा कल ही हो चुकी है। प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि ये सुरेश चंद्राकर को आप लोगों ने जिलों के प्रभारी बनाए थे, उनका क्या है? आप ये बताएं कि एनएसयूआई के जो जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने किस तरीके से वहां सूरजपुर में हत्या किया। आप ये बताएं कि कैसे आपके विधायक कहते हैं कि जैसे बलौदा बाजार में तोड़फोड़ किया वैसे यहां भी जाकर तोड़फोड़ करना है। आप ये बताएं कि कैसे बलौदा बाजार में आप लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से तोड़फोड़ कराई और आपके विधायक जेल के अंदर है। इन बातों का प्रश्न उत्तर दीजिए भाई आप। तो वहीं बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठी है। कैबिनेट से मंजूरी और विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद भी यह कानून अब तक राजभवन में ही अटका हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले में ऐलान करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून को जल्द लागू करेंगे। जिस तरह बीजापुर मामले में हमने त्वरित कार्रवाई की है उसे पूरा देश देख रहा है। सरकार पत्रकारों के साथ है। हालांकि पत्रकारों के समय विधि के सवाल पर सीएम साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू कराने का भरोसा दिलाया। निश्चित रूप से पत्रकारों के साथ हमारी सरकार है और पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाएंगे, लेकिन जिस त्वरित गति से सरकार कार्यवाही की है उससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश परिचित है। उसमें एसआईटी का गठन किए हैं, लेकिन वादा ही रह जाता है। कानून तो आप विश्लेषण तो कर सकते हैं ना, विश्लेषण कर सकते हैं। हमारी सरकार नहीं है कि निश्चित रूप से। पंडित लखनलाल मिश्र के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग पहुंचे, जहां पर उन्होंने मूर्ति अनावरण की। इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के दिवंगत पत्रकार मुकेश शर्मा के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए कहा है कि सरकार को जितना त्वरित कार्रवाई करनी थी उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि 4 हफ्तों के अंदर केस फाइनल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसकी सुनवाई कर इस मामले में सभी को जो आरोपी हैं उनको सजा दिलवाई जा सके। कार्यवाही जितनी हो सकती थी वो सब की गई। सुनिए मैं आपको बताऊं, 1 तारीख की रात से वो घर पे नहीं थे। 2 तारीख के रात को उनके भाई ने, मतलब मुकेश मेरे बहुत करीबी हैं ना, बहुत करीबी हैं मुकेश, युकेश उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया और 3 तारीख को सब कुछ खोद लिया गया। 3-4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ, 3 पकड़े गए हैं, 1 का पकड़ा जाना है। 11 सदस्यीय SIT का गठन मयंक गुर्जर IPS हैं, एडिशनल SP हैं, उनके नेतृत्व में बना दिया गया है। हम ये कोशिश करेंगे कि फरार व्यक्ति के गिरफ्तार होने के उपरांत अधिकतम 4 हफ्ते में ही
हम जांच पूरी करके चालान पुटअप कर दें। स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इनके बैंक अकाउंट को होल्ड किया गया है। अभी तक मेरी जानकारी में 3 बैंक अकाउंट है जिनको होल्ड किया जा चुका है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि उनके अवैध ठिकानों पर कार्यवाही की गई है। साथ ही साथ जो जिस रोड के विषय पर, भ्रष्टाचार के विषय पर बात हुई थी, तो 25 दिसंबर को ही उस पर उसकी जांच की घोषणा की जा चुकी है, उसका आदेश निकल चुका है। मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से भी बात की तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये रोड वरन उसके अन्य रोड की भी हम जांच कराएंगे। ये सब कुछ किया गया है और इसलिए मैं आपसे आग्रहपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के नाते जो कुछ किया जा सका वो ज़रूर किया गया है। प्रश्न इसमें ये उठता है कि सूरजपुर की घटना में NSUI के जिला अध्यक्ष कैसे निकलते हैं, बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेसी अंदर हैं और एक विधायक भी कांग्रेस के अंदर हैं, ये कैसे होता है? एक विधायक कांग्रेस की मंच से कहती हैं कि बलौदा बाजार की घटना की तरफ फिर से तोड़फोड़ मचाई जाए। यहाँ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी कांग्रेस के नेता, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उनको अपॉइंट किया गया था महाराष्ट्र के एक विधानसभा में प्रभारी के नाते, ये कैसे होता है? रायपुर में फायरिंग की घटना होती है, उसमें कांग्रेस को लोग निकल आते हैं, ये कैसे होता है भाई? और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य हैं, ये प्रमाण हैं, इसके दस्तावेज हैं जो सब कुछ कह रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया सरकार क्या कर रही है, आपने नहीं सुना शायद। मैंने शुरू में ही वही बताया कि सरकार क्या कर रही है भाई। मैंने तो शुरू में ही वही बताया ना सरकार क्या क्या कर रही है। FIR दर्ज किया गया, 3 को गिरफ्तार किया, 1 फरार है, 4 लोगों की टीम बनाई गई है, अवैध उसके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, अकाउंट्स होल्ड किया जा रहा है, सब कुछ बताया मैं आपको। और आज पूरे 5 साल की दौड़ निकलने के बाद 25 साल पे इसका लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में छत्तीसगढ़ में और देश में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि उन्हें और उनके परिवारजनों का भी सम्मान होना चाहिए। और लता जी का आज प्रतिमा का अनावरण करके निश्चित रूप से हम सब ने अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया और अंग्रेजों को चुनौती देने वाले उस लखनलाल जी को याद किया जो उस समय अंग्रेजों के शासन काल में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, मुकेश चंद्राकर पत्रकार जो हैं, उनकी हत्याकांड को लेकर क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सियासत यहां पर की जा रही है? इसे साफ तरीके से आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल डिप्टी CM मूर्ति अनावरण में आए थे दुर्ग जिले में और उनका साफ तौर पे कहना था कि जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर, उनके जैसे ही उनके खबर लगी शासन प्रशासन को कि वो लापता है 1 तारीख से, तो 2 तारीख से ही तत्काल वहाँ पे SIT की टीम गठित कर दी गई, 11 सदस्यीय टीम वहाँ पे गठित की गई और जो हत्यारे थे उनमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसमें केस को डाल करके जल्दी इनको सजा दिलाया जाएगा। विजय शर्मा का साफ तौर पे कहना था गृह मंत्री का कि हर बार कांग्रेस के लोग क्यों इसमें इस तरीके के कृत्य में शामिल होते हैं, उनका नाम बार बार क्यों आता है? चाहे वो बलौदा बाजार का केस हो जिसमें एक विधायक वहाँ पे जेल में रुद्ध है और एक जांगड़े जो विधायक है वो साफ तौर पर कहती कि फिर से एक बलौदा बाजार करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ तौर पे विजय शर्मा जो डिप्टी CM है छत्तीसगढ़ के, उनका कहना था कि कार्रवाई हम तत्काल कर रहे हैं और जो SIT की टीम है जो 11 सदस्यीय टीम है 4 हफ्तों में पूरा जो जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और उनका ये भी कहना था कि जो हत्यारे हैं जिस रोड के लिए खबर चलाया था मुकेश चंद्राकर ने और उसके ऊपर भी 25 दिसंबर को ही वहाँ पे जांच कर दी गई थी, बैठा दी गई थी और जो उनके द्वारा सड़क बनाया गया है वो सभी सड़कों पे जांच सरकार के द्वारा की जा रही है। आपको बताना चाहिए कि लगातार इस हत्या को लेकर के प्रदेश के पूरे जितने पत्रकार थे वो काफी नाराज चल रहे थे और जगह जगह कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन भी एक तरह से किया गया वहाँ पे दंतेवाड़ा में। तो यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से हाईलाइट की थी कि पत्रकार के साथ। ठीक है श्रीकांत, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बलौदा बाजार से है, जहां डिप्टी CM अरुण साहब और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का दौरा रहेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां नवनिर्मित जिला के ऑडिटोरियम का लोकार्पण करेंगे, साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे।
दौरान जिले के तमाम बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। तो बलौदाबाजार को ऑडिटोरियम की सौगात देने के लिए डिप्टी सीएम का आज दौरा रहेगा और वो जनता को संबोधित भी करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री आज बलौदाबाजार पहुंचेंगे, जहां पर एक ऑडिटोरियम का जो शिलान्यास है वो करेंगे और बलौदाबाजार को सौगात देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज डिप्टी सीएम बलौदाबाजार पहुंचेंगे, क्या कुछ सौगात देंगे? लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम जिसमें 1000 लोगों की बैठने की क्षमता है और वातावरण के लिए ऑडिटोरियम है, जिसमें यहाँ पर किसी प्रकार के ट्रेनिंग है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम में आयोजित किया जा सकता है। बहुत ही अत्यधिक स्टाइल से बनाया गया यह ऑडिटोरियम है लगभग, और इसमें लगभग 3 एकड़ में फैले, इसमें बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था है। इसी कारण बलौदाबाजार की बहुत बड़ी सौगात, जिले की बहुत बड़ी सौगात है, जिसको आज अरुण जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री सचिव शासन को आज लोकार्पण करेंगे। और इसमें जो है कि बलौदाबाजार जिले की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है कि इतना जो लगभग 7 करोड़ की लागत से बना हुआ है और बलौदाबाजार जिले की बहुत कई जो कार्यक्रम जैसे शासन की जो ट्रेनिंग होती है, चुनाव की ट्रेनिंग है और जो विभागीय ट्रेनिंग होती है, इसलिए बना हुआ जो ऑडिटोरियम है इसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। निश्चित है कि इस ऐसे कार्यक्रम के लिए ये ऑडिटोरियम बहुत ही एक जीवनदायी काम आएगा और कई जो कार्यक्रम जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं उसको भी इस प्रकार की जो सिटिंग व्यवस्था की गई है, पैकेज है, जो मॉल पे व्यवस्था की गई, तो ये निश्चित ऑडिटोरियम बहुत ही बलौदाबाजार के लिए उपलब्धि मानी जाएगी। प्रदीप, ऑडिटोरियम की सौगात मिलने वाली है, तो इसमें जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे या फिर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे या फिर लोग अपने निजी कार्यक्रम भी इस ऑडिटोरियम में कर सकते हैं? देखो, राज्य शासन का ये ऑडिटोरियम है जहाँ पर 1000 लोग पहुंचने की पूरी व्यवस्था है, वातावरण VIP कक्ष है, तो निश्चित है कि यहाँ पर VIP कार्यक्रम हो पाएंगे। बहुत बड़ी लागत से बना हुआ ऑडिटोरियम है, सभी स्टाइल है, हर किसी को ये ऑडिटोरियम उपलब्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम जितना ऑडिटोरियम जो बना हुआ है जिले की एक उपलब्धि है, एक गौरव है, तो हर किसी को सकते। लेकिन राज्य शासन के कार्यक्रम होते हैं, राज्य शासन की जो मीटिंगें होती हैं, विभागीय मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन की है, उस प्रकार कार्यक्रम जो होंगे और अच्छे जो राज्य कार्यक्रम जिले स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं और जिला प्रशासन मुख्यालय है, तो हर प्रकार कार्यक्रम होना संभव है। इसलिए ये ऑडिटोरियम एक बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है जहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था है, जहाँ पर 2 एकड़ में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, तो निश्चित इस प्रकार के कार्यक्रम की ऑडिटोरियम बहुत अच्छा होगा। ठीक है प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बलौदाबाजार से है, जहां भीषण हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि डीजल से भरा टैंकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक की जलकर मौत हो गई और टैंकर में मौजूद और एक अन्य व्यक्ति की भी जलने से मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि पुलिस को दमकल की 4 गाड़ियां बुलानी पड़ी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बलौदाबाजार की ये घटना है जहां पर डीजल से भरे टैंकर में आग लग गई और टैंकर चालक और अन्य 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि पुलिस को दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम में महापौर और नेता प्रतिपक्ष समेत 70 पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस दौरान सभी पार्षद निवर्तमान की हैसियत से वार्डों का काम देखते रहेंगे और इसी के साथ कार्यकाल के आखिरी दिन महापौर के पिछले 5 साल के कामों की विस्तार से जानकारी दी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष ने उन कामों को शून्य बताया और कहा कि इन दावों पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती और साथ ही कहा कि कांग्रेस में हिम्मत है तो अगला चुनाव अपने कामों पर लड़कर दिखाए। संभव होगा। हमने जो भी बातें कही तथ्यों के साथ कही और बिल्कुल दस्तावेज के साथ कही है। हम अपने चीज़ों में आगे बढ़े हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आने वाले समय में जो भी भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम में जो हुआ है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें हमने पूरी कार्रवाई की मांग हमारी सरकार से की है और हमारी सरकार ने शुरुआत भी कर दी है। आने वाले समय में और कार्रवाई अवश्य होगी। का भ्रष्टाचार जो भी पैसे आए हैं, करोड़ों का कुछ भ्रष्टाचार तो हमने अमाउंट समेत आपके समक्ष रखा था। डिवाइडर घोटाला था, सामुदायिक भवन का घोटाला था, राउत
पूरा फेज 2 में जो विकास कार्य हुए थे उसमें सड़कों का निर्माण हुआ था, उसमें भी घोटाला हुआ था। इन सब चीज़ों को हमने आपके समक्ष रखा था। आपका आकलन हो सकता है। 5 सालों में हमने विपक्ष, एक जैसा सशक्त विपक्ष रहना चाहिए, उस विपक्ष की भूमिका निभाई है। ये बात महापौर और उनकी परिषद अच्छे से समझती है और एक भी सिंगल कार्य ऐसा नहीं होगा जिसको हमने आवाज़ नहीं उठाया है। जनता के हर मुद्दे को हमने सामने लाया है और महापौर जी को मजबूर करने का प्रयास किया है कि वो नगर निगम के कार्यों की अनियमितता को दूर करें। इसकी वजह ये तो महापौर 5 सालों में तो कुछ कर नहीं पाए और जब वो महापौर नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे। महापौर से जनता तो नाराज है, इसका सबूत मैंने आपको बता दिया कि एक भी चुनाव कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल नहीं की है और उनके स्वयं की पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया। नगरीय निकाय पूर्व में जो उपचुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें महापौर जी को चुनाव से दूर रखा गया। अपने हाथों से अपनी फीट थपथपाना ये महापौर की आदत है। महापौर कुछ भी बोलते मुसलमान और हिंदू, ये बातें माननीय महापौर जी को अपने मुँह से नहीं कहनी चाहिए। उनकी पार्टी ने उन पर विश्वास करके उनको महापौर बनाया था और वो हिंदू मुस्लिम और ये मुसलमान ये सब बातें कह के वो अपनी पार्टी वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और हमारा शहर है वो सांप्रदायिक, इसमें सांप्रदायिकता का कोई विषय नहीं है। महापौर ऐसी बातें कह के सांप्रदायिकता को तूल दे रहे हैं। उनको अपने दल वालों से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों हिंदू मुसलमान की। खबर रायपुर से है, जहां नगर निकाय में चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया है और इसके बाद कुर्सी प्रशासकों के हवाले कर दी है। अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पहले रायपुर के मेयर ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि छाती ठोककर मैंने मर्दों वाला काम किया है। मैं यह बात डंकी की चोट पर कह सकता हूं। और वही इसी बयान पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेयर मर्द है तो मेडिकल जांच करें। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा समेत 15 संगठन जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें संगठन से जुड़े नेताओं को महत्व दिया गया है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए 15 में 6 जिलों की कमान ओबीसी को सौंपी गई है। इसी तरह सामान्य SC/ST वर्ग को प्राथमिकता भी दी गई है। जिलाध्यक्षों के साथ 37 प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई है। इस साल नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अब इन अध्यक्षों पर इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का भी दबाव है। कोरबा में सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। फिर बदमाश उनकी क्रेटा कार लेकर फरार हो गए। वारदात की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। घटना CSAB चौकी क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक नया ट्रांसपोर्ट नगर के लालू राम कॉलोनी में अमृता ज्वेलर्स के संचालक गोपाल राय सोनी का घर है। रात करीब 9 बजे घर पर 2 नकाबपोश बदमाश घुस आए। उन्होंने किसी धारदार हथियार से कारोबारी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। SP सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि बदमाश हत्या के बाद केवल कार ले गए, लेकिन घर पर किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।